दिल्ली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं फैज़ान खान, फाउंडर एंड रिपोर्टर ऑफ दिल्ली न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पिछले थर्सडे की दिल्ली न्यूज़ की नेतागिरी सीरीज़ के बारे में बताया गया था, जिसका पहला एपिसोड आज हम 29 अक्टूबर 2020 को सिलमपुर विधायक श्री अब्दुल रहमान जी के साथ लाइव कर रहे हैं। रहमान जी के साथ लाइव आने के बाद अब हम रहमान जी से बात करना चाहेंगे। श्री अब्दुल रहमान जी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक जी, हमारा आज का पहला सवाल आपसे ये है कि आप आम आदमी पार्टी के साथ कितने समय से आप जुड़े हुए हैं? मैंने सर 2013 में ज्वाइन की थी आम आदमी पार्टी। 7 साल मुझे हो गए। यानी कि आप 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। उससे पहले आप निर्दलीय या फिर अलग अलग पार्टियों से ज्वाइन थे। विधायक जी, हमारा आपसे दूसरा सवाल है, आपने सबसे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में आप हार गए थे। उसके हार के कुछ कारण रहे होंगे। देखिए, पहला अनुभव था। मैं कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा, 2007 की बात है। तो मुझे पता ही नहीं था चुनाव कैसे लड़ा जाता है, क्या होता है। मैं लड़ा और मेरे इलाके की जो आवाम थी उसने इतना सराहा। मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ इलाके की आवाम का कि वो चुनाव में हारा जरूर, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ने के बावजूद सिर्फ 700 वोटों से वो चुनाव में हारा। यानी कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने के बावजूद भी सिर्फ 700 वोटों से हारे थे। इस बात के लिए तो बहुत ज्यादा यहाँ एक दुख भी है और एक खुशी भी है, क्योंकि एक्सपीरियंस रहा। नहीं, मुझे तो खुशी हुई थी कि मेरे इलाके के लोगों ने इतना सराहा, तो मैं उनके एहसानों का बदला तो नहीं उतार सकता। लेकिन फिर 5 साल कंटिन्यू में उनके बीच ही रहा, उन्हीं के बीच रह करके काम करता रहा और बस उन्हीं के लिए समर्पित हो गया था। यानी कि आप अपनी जनता से जुड़े रहे थे पहले चुनाव के बाद। उसके बाद आपने दूसरी बार चुनाव लड़ा, वो भी निर्दलीय लड़ा था, जिसमें आपकी वाइफ श्रीमती आसमा रहमान निगम पार्षद बनी। ऐसी कौन सी चीजें हैं सर जो आम आदमी पार्टी में आपको नजर आई जिससे आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने? देखिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि मैं पूरे 5 साल लोगों के बीच रहा, उनसे जुड़ा रहा। उनके प्यार और स्नेह जो मुझे 2007 में मिला था, वो मेरे पर एक कर्ज था और मैं उनके बीच लगा रहा, तो उसका बदला उन्होंने मुझे, मतलब मैं 2012 में जब इलेक्शन आया तो सीट अचानक महिला हो गई। मैंने अपनी वाइफ से कहा, भाई आप चुनाव लड़ लीजिए। तो वो तैयार नहीं थी, लेकिन कैसे भी उनको तैयार किया। और जब वो चुनाव लड़ी तो इलाके के लोगों ने इतना प्यार दिया कि जो वहाँ काउंसलर थी मौजूदा, वो 3 टाइम काउंसलर थी, 3 बार की डिप्टी मेयर रह चुकी थी, जोन की चेयरमैन रह चुकी थी और दीगर पदों पर फ्राइज रह चुकी थी। तो उनको सामने मेरी वाइफ लड़ रही थी और इलाके के लोगों ने लगभग 5600 वोटों से वो चुनाव हमें इंडिपेंडेंट जिता करके भेजा। यानी कि आप पहले चुनाव हारने के बाद जनता से जुड़े रहे, जनता की खिदमत करते रहे। उसके बाद आपने दोबारा से आपने अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट करने के बाद उनको मैदान में उतारा और फिर जनता ने पूरी तरीके से स्नेह और प्यार से उनको भारी मतों से जीता। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको आम आदमी पार्टी के अंदर, जो आपने मुझे बताया कि 2013 में आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, आपको ऐसा क्या नजर आया आम आदमी पार्टी में सर कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? सर, दरअसल में हुआ ये कि 2013 में विधानसभा का इलेक्शन था। बिल्कुल, मैंने भी वो चुनाव फाइट किया विधानसभा का और मैं बीएसपी के बैनर पे वो चुनाव लड़ा। मैं चुनाव हार गया, 3rd पोजीशन मेरी रही। लेकिन जब 28 सीटें लाकर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने और मैंने उनकी कार्यशैली को देखा कि वो किस तरह जो उन्होंने वादे चुनाव में किए थे उनको किस तरह पूरा करते हैं, कैसे जनता के लिए जीते हैं, तो बस मैं उनका कायल हो गया। और उसी वक्त मैंने ये ठान लिया कि अब अगर राजनीतिक करनी है और मुझे अपनी जिंदगी सिर्फ इनके रास्तों पर बितानी है, क्योंकि एक सच्चा और अच्छा मार्ग मुझे मिला अरविंद केजरीवाल जी के रूप में और आम आदमी पार्टी के रूप में। मैंने उसी दिन तय करके और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया।
यानी कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले जो आपके विचार थे वो निर्दलीय रहते थे, क्योंकि आपको और पार्टी के अंदर वो विचार नज़र नहीं आते थे। यानी कि जो आपके माइंड में विचार थे वो आम आदमी पार्टी के अंदर नज़र आए, तो आप मैच होने के बाद आपने दिल से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। चलिए सर, बहुत बढ़िया रहा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि विधायक जी, इस साल फरवरी में हुए चुनाव के दौरान आपके ऊपर अलग अलग तरह के आपकी विधानसभा से ही बहुत सारे तरीके के आरोप लगाए गए थे। जब टिकट्स बंट रहे थे विधानसभा के अंदर, तो उस वक्त आरोप लगाए गए थे आपकी विधानसभा में, उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा विधानसभा में इस बात को लेके बात है। आप चुनाव में थे, आपको मालूम है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोई आदमी जहां विधायक रहता है, काउंसलर रहता है मौजूदा, और अगर पार्टी का डिसीजन तो सर्वोपरि होता है, पार्टी जो बेहतर समझती है, पार्टी हित में, जनहित में वो फैसला लेती है। फैसला कौन? पार्टी है। पार्टी ने जब ये फैसला लिया कि हमें अब्दुर्रहमान को चुनाव लड़ाना है, और ये पार्टी का इकलौता फैसला नहीं था, बल्कि पार्टी ने इलाके में 3 बार सर्वे कराया, और उस सर्वे में इलाके की आवाम की ये मांग थी कि अब्दुर्रहमान को टिकट देना चाहिए। तो पार्टी आवाम के साथ जाकर के, और पार्टी ने ये फैसला लिया, मुझे टिकट दिया। तो जब किसी दूसरे को टिकट मिलता तो इस तरह के आरोप तो लगाना, आपने देखा ही होगा, एक वो कहावत है हमारे हिंदुस्तान में कि वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो वो मैं इस पर नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ऐसी हम सब में ये आदत है कि कोई चीज़ हमारी मर्जी के खिलाफ हो तो हम लोग उस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी से वो खुद भी चुनाव लड़े, 5 साल विधायक रहे, पार्टी का पूरा स्नेह, पूरा प्यार उन्हें मिला, और वो अच्छे से जानते थे कि पार्टी इस तरह के विचारों को पसंद नहीं करती, पार्टी इस तरह के कर्म नहीं करती, पैसे का लेन देन, ये सब आम आदमी पार्टी में नहीं चलता। लेकिन आरोप लगाना, देखिए बहुत सारे, किसी को भी किसी पार्टी से कोई अलग होता है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी मैं ताज़ा वाकया आपको एक बता रहा हूँ। कपिल मिश्रा ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर, जब उनको मंत्री पद से हटाया, तो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा साहब 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए मैंने अरविंद केजरीवाल जी को देखा था। आपने सुना होगा, बहुत मीडिया में चर्चित रहा। लेकिन आज कोर्ट में उनकी पेशी थी, और कपिल मिश्रा को जब कोर्ट ने तलब किया और उनसे पूछा कि भाई आपके पास कोई सबूत है कि आपने अरविंद केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को 2 करोड़ रुपए देते हुए देखा था, तो उन्होंने कोर्ट के सामने सर झुकाकर माफी मांगी और कहा कि जज साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं माफी मांगता हूं, मैंने वो आरोप गलत लगाया था। ये आज की बात है। तो आरोप प्रत्यारोप किसी पर भी लगाना बड़ा आसान है, लेकिन ऐसे भी हमारे विधायक हैं जो पिछली योजना में विधायक थे, इस बार टिकट नहीं मिल सका किसी कारणवश, लेकिन वो पार्टी के साथ जुड़े रहे, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ाया उन्होंने। ऐसे भी लोग हैं। मुझे विधायक साहब आपसे बात करके ये बात पता चली कि आपने टिकट्स, या फिर हमारी आम आदमी पार्टी ने टिकट्स आपको नहीं दिया, यानी कि जनता से सर्वे करने के बाद जनता ने ये बात चाही तो आपको टिकट दिया गया है। पार्टी जनता के साथ गई। अच्छा, पार्टी जो थी वो जनता के साथ मिलकर ही टिकट्स कर सकती थी। लेकिन मेरा विधायक साहब आपसे एक सवाल ये है कि आपका मानना है इस बारे में कि पार्टी पूर्व विधायक को टिकट ना देकर आप पर विश्वास दिखाया, आपका इस बात को लेके क्या विचार है? उन पे विश्वास नहीं दिखाया, आप पे विश्वास दिखाया, ये बहुत कंक्लूजन वाली बात है। सर, मैंने आपको बताया कि पार्टी ने विश्वास नहीं दिखाया, पार्टी का विश्वास आवाम के अंदर है। जो दिल्ली की आवाम है उसमें पार्टी का विश्वास है, और पार्टी हर सीट पर सर्वे कराती है किसको टिकट देना चाहिए, कौन काबिल है, किसने काम किया है, कौन जनता के लिए कर सकता है, कौन करता आया है, ये पार्टी जांचती है। और 2-3 जो टॉप मोस्ट नाम होते हैं, 3 या 4 या 2, उन नामों को लेकर के पार्टी अपना इंटरनल सर्वे कराती है विधानसभा में, हर वार्ड में। तो उस सर्वे में जिसका भी नाम आ जाता है, और वो एक बार नहीं 3-4 मर्तबा सर्वे होता है, और उसमें निकलकर जो आता है पार्टी उस पर डिसीजन लेती है। और हो सकता है इस बार
जब दोबारा 2025 में चुनाव आए और पार्टी सर्वे करा, मेरा नाम ना आकर पूर्व विधायक का या अदर कोई पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत कर रहा हो उसका नाम आ जाए, पार्टी उसको टिकट देके चुनाव लड़ाए, वो विधायक बने, तो मेरा मकसद ये नहीं कि सिर्फ मैं ही बनूं। मेरा मकसद होना चाहिए जिस पार्टी ने मुझे एक नाचीज को इज्जत बख्शी, आवाम के साथ जाकर अपनी विचारधारा के साथ मुझे जोड़ा और विधायक बनाया, तो मैं ताउम्र उसकी इज्जत करूं और उनके हर फैसले के साथ सर झुका कर रहा हूं। सर आपका बिल्कुल सही जवाब रहा। मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा, जैसे कि अभी अगले इलेक्शंस में जिस तरीके से पूर्व विधायक को टिकट नहीं दिया, अगर आपको बाय चांस टिकट ना मिले तो आप पार्टी में रहेंगे या फिर 100% मैं अपनी पार्टी के साथ रहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहूंगा, मैं उनकी विचारधारा के साथ हूं, मैं अरविंद जी की विचारधारा के साथ हूं। और समझ लीजिए कि मेरे तो एक तरह से वो कहते हैं ना किसे फॉलो करते हैं हम, मैं उन्हें फॉलो करता हूं पूरी तरह से। मैं ये देखता हूं कि ये किस तरह का लोगों के लिए जीते, और मैंने हमेशा ये देखा है कि कोई एक ऐसा नेता, पहली बार मुझे देखने को मिला, मैंने बहुत देखा है, मेरी 53 साल की उम्र हो गई, इस उम्र तक मैंने ये देखा है कि आज तक नेता कहते कुछ है करते कुछ है। अरविंद केजरीवाल जी के अंदर एक ऐसा कुछ मैंने पाया कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और हमेशा जब भी अलग में भी बात हुई, बहुत बार मेरी उनसे अलग में पर्सनली वैसे भी बात हुई, मुझे भी एक ही शिक्षा दी, जिन लोगों ने आपको वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर यहाँ बिठाया है, उनका साथ कभी मत छोड़ना, उनकी इज्जत हमेशा करना, उनके कामों को कभी मना मत करना। वो यही सिखाते हैं सबको। विचार रहता है कि हम जिस आवाम ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हम उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए जिएंगे। और आज देख लीजिए दिल्ली में जितने भी काम हो रहे हैं, पहले क्या होता था, एक फ्लाईओवर बनता था, उसकी कॉस्ट अगर 300 करोड़ रुपए होती थी तो उसका उद्घाटन होकर के वो 3 साल का टाइम होता था, 2 साल का टाइम होता, 5 साल 7 साल 8 साल में बनता था, और वो 300 करोड़ से 800 करोड़ तक पहुंच जाया करता था। आज क्या होता है, अभी देखिए उदाहरण है सीलमपुर का एक फ्लाईओवर और एक शास्त्री पार्क पर फ्लाईओवर, और इतना खूबसूरत फ्लाईओवर माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया। 303 करोड़ रुपए का टेंडर था। अब जो टेंडर हो गया उससे कम तो हो ही नहीं सकता, कुछ प्लस भी हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन 1.5 साल का टाइम, 1.5 साल में बना के उसको तैयार कर दिया, और 250 करोड़ रुपए में वो बन करके तैयार, 53 करोड़ रुपए और उल्टा बचा लिया गया उसमें। तो मैं कौन से हृदय से, कौन से दिल से कहूं, उन अल्फाजों को लाऊं निकाल करके कि ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए जो इतना काम करता है। मेरी हमेशा दुआ रहती है कि अल्लाह इस आदमी को इतनी ताकत दे कि ये पूरे देश के लोगों की सेवा करे और देश के प्रधानमंत्री बने एक दिन, ताकि पूरा देश फैज़याब हो सके उनसे, और हमारे देश में जिस तरह का आजकल चल रहा है उस सबसे देश को निजात मिले और देश सुकून की ज़िंदगी जिए। एक ऐसा नेता देश में आए जो देश में 4 चांद लगा करके देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का काम करे, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। सर आपके जितने भी क्वेश्चंस के जवाब हैं वो बिल्कुल बेहतर रहे, यानी कि जो आप चाहते हैं, जो आपको एक्सपेक्टेशन है अपने देश को बनाने के लिए, जो हमारा देश पहले था सोने की चिड़िया वो अब दोबारा से बने, वो आपको सिर्फ अरविंद केजरीवाल सर के अंदर नज़र आता है, क्योंकि जो विचारधारा आपकी है वही विचारधारा उनकी है, इस वजह से आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अब तक के 8 महीनों के कार्यकाल में, 8 महीने पहले इलेक्शन हुए थे, उसके बाद आपको जनता ने जिताया, सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए क्या रहा? 8 महीने में अभी तक आपने सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, महत्वपूर्ण कार्य अपनी विधानसभा के लिए कौन सा किया? देखिए, कुछ कार्य तो बहुत तरह के होते हैं। एक कार्य ऐसा था जिसमें मैंने खुद को गर्वान्वित महसूस किया, अंदर से गौरव महसूस करता ना इंसान, और वो ये था कि जिस दिन मैंने चुनाव जीतने के बाद शपथ ली वो था 23 फरवरी। 23 फरवरी को जब मैं शपथ ले 23 फरवरी 24 फरवरी को 24 फरवरी को जब मैंने शपथ ली,
तो शपथ लेकर के जब मैं अपने इलाके में लौट करके आया तो मेरे इलाके में दंगा चल रहा था और बहुत परेशान रहे कि ये देश में क्या हो रहा है, ये दिल्ली में क्या हो रहा है। लेकिन वो सब कुछ चलता रहा, उसके बाद वो पुलिस थाना चलता रहा और लगभग हमारा 1 महीना इस सब में ऐसे ही गुजर गया। उसके जस्ट बाद एक महामारी ने देश में कदम रखा और लॉकडाउन देश में हुआ। जब लॉकडाउन हुआ तो वो लोग जो मजदूर तबका था, वो लोग जो दिल्ली में मजदूरी करने आता है, नौकरी पेशा हैं, जिसको तनख्वाह आती है तो राशन आता है, इस महीने की तनख्वाह अगर 1 तारीख को मिलनी है तो उसका पहले से बजट 31-30 तारीख तक उसकी जेब बिल्कुल खाली हो जाती है और वहां लॉकडाउन हो जाना, तो ऐसे में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, नाश्ते के लिए पैसा नहीं। तो वहां मैंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस इसलिए किया कि मेरी सरकार ने, मेरे मुख्यमंत्री ने वो काम करके दिखाया कि दिल्ली के अंदर मतलब हर स्कूल, ज्यादातर स्कूलों से खाना लोगों को तकसीम करने का काम किया और राशन लोगों को मुफ्त में देने का काम किया। तो मेरी विधानसभा में कंटिन्यू जिस दिन से लॉकडाउन लगा और जिस दिन तक लॉकडाउन दिल्ली में रहा, उस दिन से उस दिन तक बराबर 60,000 लोगों का खाना पका हुआ दोनों वक्त में, 30,000 लोगों का खाना एक वक्त में और 30,000 लोगों का खाना दूसरे शाम के वक्त में, हम दोनों टाइम खिलाते थे लोगों को। और वो लोग, हम जब उन्हें देखा करते थे तो हम खुद भी महसूस किया करते थे कि इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता और दिल से दुआ निकलती थी अरविंद केजरीवाल जी के लिए। उन्होंने जैसे जैसे लॉकडाउन का पीरियड डाउन आया, ख़त्म होने को आया, तो उन्होंने बसें लगाई लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए। उन्होंने ट्रेनों का इंतज़ाम किया, भाड़े पर ट्रेन ली केंद्र सरकार से और लोगों को उनके घर तक पहुंचाया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का भी आपने देखा ही होगा, लोग किस तरह बिहार तक पैदल चल के जा रहे हैं, किस तरह से उनके बच्चों के पैरों में छाले पड़े हैं, किस तरह से कई लोगों की मृत्यु रास्ते में हुई। तो ऐसे उसमें जो देश गुजरा है, मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ऐसा दौर कभी लौट करके ना आए और जो कुछ जिससे बना उसने वो मदद की। ऐसे वक्त में हमने मेरे दोस्तों के साथ मिल करके मैंने उनसे कहा कि एक आपदा का वक्त है, सब लोग परेशान हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम लोगों की कुछ मदद कर पाएं। तो मेरे दोस्तों ने मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना चंदा दिया कि हमने 1,038 रुपए की एक किट बनी, 4 किटें बनवा करके हमने लोगों में तकसीम की। लगाइए 50 लाख रुपए से ज़्यादा इकट्ठा मेरे दोस्तों की बदौलत हुआ। किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख ऐसे मुझे दिए, जो जिसके पास पैसे थे उन्होंने दिए। जो हमारे नेता कर रहे हैं उसके नक्शे कदम पर चलकर हमने भी कुछ अच्छा कार्य किया। तो सबसे बड़ा गर्व का और गौरव का काम मेरे लिए वही रहा कि मैं लॉकडाउन में लोगों की मदद कर पाया। सर, आपके लिए ये सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आपने शपथ ली, उसके बाद दंगे हुए, उसके बाद आपको लोगों ने वोट डालकर अपने प्रेम से, स्नेह से जिताया था। अब लोगों को आपकी ज़रूरत थी तो आप उस समय उनके साथ खड़े हुए थे। आपकी टीम ने काफ़ी चंदा कर आपने दोस्तों के साथ मिलकर किट्स बनाई और उनको दी। आपकी विधानसभा के अंदर मेरा जो आपसे अगला सवाल है, आपकी विधानसभा में आप एक चीज मैं आपको बताना इसमें भूल गया, यहाँ हमने तो बनाई, हमारी मदद इसमें वक्फ बोर्ड ने भी की। वक्फ बोर्ड ने भी हमें 3,000 किटें दी और उन्होंने 3,000 किटें दे करके उनको भी हमें बांटने का मौका दिया। हमने जब वक्फ बोर्ड से मदद मांगी तो उसके चेयरमैन अमानतुल्लाह खान साहब ने वक्त पर हमारी हर चीज़ से मदद की। बल्कि दंगा के दौरान भी एक कैंप लगाया गया मुस्तफाबाद में, उस कैंप में लोगों की इतनी मदद की गई, मैं नहीं समझता कोई कर पाएगा। और वहाँ भी दिल्ली की सरकार का ही है वक्फ बोर्ड, वहाँ भी दिल्ली की सरकार का बहुत अच्छा रोल रहा लोगों के लिए। और जो दंगा पीड़ित थे
वहां ये नहीं कि कौन हिंदू था कौन मुसलमान था, जो भी दंगा पीड़ित थे और जो लोग दंगे में घायल हुए, जिन लोग लूटे, जिनके घर जले, जिन लोगों की मृत्यु दंगे में हुई, उन तमाम लोगों को दिल्ली की सरकार ने कंपनसेशन दिया, उनको मुआवजा दिया, और ऐसा मुआवजा कि जिससे कुछ आंसू उन लोगों के पुछ सकें। तो हर मरने वाले को 10 लाख रुपए, हर मतलब जो मेजर घायल था उसको 2 लाख रुपए, और जो माइनर था उसको 50,000 रुपए, और जिसका घर जला, एक मंजिल एक फ्लोर, उसको 5 लाख रुपए, जिसके 5 फ्लोर जले उसको 25 लाख रुपए, जिसका कारोबार जला उसको पैसा। तो दिल्ली की सरकार ने लोगों के हर जगह, मतलब जहां भी कभी चोट लगी तो उस पर मरहम रखने का काम दिल्ली की सरकार ने हमेशा किया, और हमारे सामने वो हुआ और हम उसको करने में मदद कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं दिल में एक सुकून होता है कि जब अल्लाह ने हुक्म, तो अल्लाह का ही होता है, पार्टी ने टिकट दिया, लोगों ने डिमांड की, पार्टी ने टिकट दिया और अल्लाह ने चुनाव जिता दिया, तो अल्लाह को जब जवाब देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं गर्व से कह सकेंगे कि हमने लोगों के लिए काम किया। सर ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए, क्योंकि जिस दिन आपने मुझे बताया शपथ लेकर आप आए थे और उसी दिन दंगे हुए थे। मैं सीधा वहां से उस मंच पर पहुंचा था जो कुछ लोगों ने एनआरसी के नाम पर मतलब सड़क को जाम करके वहाँ कैंप लगा दिया था, वहाँ स्टेज लगा लिया। हम उस मंच पर रिक्वेस्ट करने पहुंचे थे कि आप ये यहाँ से सड़क पे से हटा लें, रोड को खोल दें ताकि ये दंगे ना हो, लेकिन बदकिस्मती के वो नहीं हो पाया और हटा वो बाद में, लेकिन ये सब कुछ तो खराब हो गया। सर मेरा ये सारे सवालों के बाद, आपके जवाबों के बाद, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप विधानसभा के अंदर, मुझे बताया आपने कि काफ़ी टाइम से अपने वर्क में लगे, एक बार चुनाव हारे, उसके बाद आपकी वाइफ निगम पार्षद बनी, आप विधानसभा चुनाव से पहले निगम पार्षद थे। हमें 2017 में मुझे पार्टी ने, वो भी सर्वे के बिना पर, मुझे पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, और वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था वो इलेक्शन, क्योंकि उस इलेक्शन में जो मुझसे पहले विधायक थे उनके दामाद MIM से चुनाव मेरी सीट पर लड़ रहे थे, जो मेरे उससे पहले विधायक थे उनके एक साथी चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि वो नाम के लिए लड़ रहे थे, चुनाव को जो पूर्व विधायक थे वही फाइट कर रहे थे, और पूरे उन दोनों में एक ही कशमकश था कि हम में से कोई भी जीत जाए, इसको नहीं जीतने देना है। लेकिन जब अल्लाह किसी को चाहते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अल्लाह ने वो चुनाव भी मुझे 3,000 वोटों से जिता करके भेजा। यानी कि सर आप कंटिन्यू अपनी विधानसभा में वर्क करते रहे, निगम पार्षद रहे, उसके बाद आप विधायक बने। आपको अपनी विधायक की सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है, अब या पहले जो भी थी, आपकी जो विधानसभा है? सर मेरी विधानसभा में देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये है कि जो पूर्व विधायक पिछले सालों में रहे, ये नहीं जो अभी गए हैं, इससे पहले कांग्रेस के विधायक वहां थे, उन्होंने एक सीवर डलवाया था इलाके के अंदर, और वो सीवर जो डला वो कुछ ऐसे डला कि अगर 100 मीटर पाइप डाल दिया तो आगे 40 मीटर पाइप छोड़ दिया, कहीं 30 मीटर डाला तो आगे 10 मीटर छोड़ दिया, कहीं 20 मीटर डाला पाइप तो आगे 10 मीटर छोड़ दिया। ऐसे लगभग अभी तक मैं, और मेरे से पहले विधायक जो गए वो भी, और मैं भी, उन्होंने भी बहुत सारी जगहों पे वो पाइप जुड़वाए। हद तो ये थी लापरवाही की कि जहां पूर्व विधायक, कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे उनका रेजिडेंस है, वो 24 घंटे जहां रहते हैं, उस गली में भी 80 फीट पाइप पूर्व विधायक ने मेरे जो पार्टी के हाजी इशराक खान थे उन्होंने डलवाया, उनके कार्यकाल में डला, उनके घर के सामने, वहां भी पाइप नहीं था। उनकी जो मेन गली है उसमें भी 150 फीट पाइप नहीं था, पाइप ही नहीं था। सीवर कहाँ जाएगा, कैसे चलेगा? लोगों की शिकायतें हैं, सीलन है मकान में, तो वो जमीन में पानी मरता है। तो सबसे पहला मेरे लिए चैलेंज है कि मैं जहां जहां भी ब्रेकेज है, जहां जहां पाइप नहीं है, और मैन हॉल्स में प्लास्टर नहीं है मेरे यहाँ,
तो जहाँ जहाँ ऐसे मैनहोल्स हैं, जहाँ प्लास्टर ना हो मैं उनको प्लास्टर कराऊं, जहाँ जहाँ पाइप ना हो उनको पाइप डलवा करके और अपने इलाके के लोगों को सुचारू रूप से सीवर को चालू करके दूं। इसी की वजह से पीने का पानी अगर लाइन कहीं डैमेज होती है तो क्योंकि ये गंदा पानी, सीवर का पानी वहाँ रिश्ता रहता है, जब ये पाइप नहीं है रिश्ता रहता है, तो वही पानी लोगों के नलों में आ जाता है, गंदा पानी। कई बार समस्या होती है। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि मैं इसी पर काम भी कर रहा हूँ कि अपने लोगों को पीने का पानी अच्छा साफ स्वच्छ दूं। मेरे मुख्यमंत्री ने जैसे वादा किया है, आने वाले कुछ सालों में इंशाल्लाह पीने का पानी भी जिस तरह दिल्ली वालों को बिजली 24 घंटे बिना पलक झपके आती है, इसी तरह नलों से पीने का पानी भी आने वाले टाइम में 24 घंटे आया करेगा, अल्लाह ने चाहा। यानी कि सर आपकी विधानसभा के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी उसी पे आप इस टाइम पर काम कर रहे हैं। इसी पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द सर लोगों के सर्वे के अकॉर्डिंग मुझे ये बात पता चली है, जो ब्रह्मपुरी रोड है उसमें बीच में डिवाइडर लगाया गया था, तो उसमें एक तो जाम की समस्या और एक गंदगी समस्या का जहां तक ताल्लुक है तो कूड़े की समस्या को लेकर तो हम भी लड़ते आए हैं हमेशा। है क्या क्या एमसीडी की भ्रष्टता के चलते ये जितना भ्रष्टता एमसीडी में है, इतनी मैं समझता हूं, अभी देखा होगा आपने पोस्टर लिखा कि एमसीडी मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, इससे करप्ट कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो कूड़े की तो वजह यह रही कि हमारे हाथ में सफाई का नहीं है, एमसीडी के पास है। लेकिन ब्रह्मपुरी रोड का जहां तक जाम की बात है, मेरे मुख्यमंत्री ने एक नया कारनामा करके दिखाया था। ब्रह्मपुरी रोड पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया और जो रोड पर ट्रांसफार्मर्स रखे हुए थे, 12 ट्रांसफार्मर्स रोड पर हैं जो बहुत कंजेस्टेड कर देते हैं उसको। पूरा रोड एंक्रोच हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है, तो उसकी वजह से वो ट्रैफिक जाम हो जाता है। पहला ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म बना के ऊपर रख दिया गया, दूसरा प्लेटफॉर्म मैं बनवा रहा हूं। इसी तरह सारे प्लेटफॉर्म बनवाकर ट्रांसफार्मर्स को ऊपर पहुंचा देंगे तो इंशाल्लाह इस जाम से छुटकारा मिल जाएगा पूरी तरह, और इस पर भी हमारा काम जारी है। यानी कि सर आप ब्रह्मपुरी रोड पे जो ट्रांसफार्मर हैं उनके लिए अभी आप वर्क कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जाम खत्म हो सके। और जो आपने अभी एमसीडी की प्रॉब्लम्स बताई है तो उसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा सर, जनता परेशान है, उससे बीमारियां पैदा होती हैं। सॉल्यूशन तो देखिए हमारे हाथ में नहीं, सॉल्यूशन तो आवाम के हाथ में है। हम आए थे 2017 में आवाम के बीच में, आवाम को मालूम था दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में क्या करके दिखाया है। हमने तो कहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ हमारी कमी रही कि हम नहीं जीत पाए। लेकिन इंशाअल्लाह 2022 में बहुत जल्द चुनाव आ रहा है और एमसीडी में पूर्ण रूप से आम आदमी की तीनों निगमों में सरकार बनेगी। और ये गंदगी तो गंदगी, ये जो नासूर है करप्टता का, इससे भी निजात पूरी तरह एमसीडी को मिल जाएगी और इंशाअल्लाह लोगों को फैज़ पहुंचेगा। बिल्कुल सही जवाब सर। आने यानी कि मुझे आपसे बात करके आपके सवालों से ये पता चला कि आप आने वाले इलेक्शन की भी तैयारी में लगे हुए हैं, जो आपके एजेंडाज हैं उनको देखकर आप काम कर रहे हैं पूरी तरह से। एक और समस्या आपने बताई नहीं मेरे इलाके में, समस्या तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे इलाके के लिए अपॉर्चुनिटी है। मेरे इलाके की खुशनसीबी है कि मेरे इलाके में एक हॉस्पिटल है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में इकलौता एकमात्र हॉस्पिटल है जिसका नाम है जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल। लेकिन वो 200 बेड का हॉस्पिटल है और छोटा हॉस्पिटल होने के कारण वहाँ ऑक्सीजन की लाइन नहीं है, एमआरआई नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेबी वेंटिलेटर नहीं है और वहाँ डायलिसिस भी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कई हजार लोग डेली वहाँ से फायदा उठाता है उस हॉस्पिटल से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आपसे वादा है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो हम उसका टेंडर करा लेंगे और उसको अस्पताल को हम 200 बेड से बढ़ाकर 550 बेड का करने जा रहे हैं। जिस तरह दिल्ली की सरकार आजकल सिर्फ 2 चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिल्ली की सरकार ने दिया, एजुकेशन और हॉस्पिटलिटी। अभी देखिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ने LNJP में एक उद्घाटन किया, एक 1500 बेड के लिए एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, और जबकि दिल्ली का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल LNJP बनने जा रहा है।
इसी तरह हम उस अस्पताल में भी 350 बेड बढ़ाकर उसको 550 बेड का कर देंगे और वहाँ MRI, CT स्कैन, वेंटिलेटर, बेबी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन लाइन और डायलिसिस मशीन जैसी तमाम सुख सुविधाएं इस हॉस्पिटल में लेकर के आएंगे, ताकि लोगों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट के, पूरे इलाके के लोगों को अपनी बीमारी को लेकर के इधर उधर ना भटकना पड़े, बल्कि अपने इलाके में ही रह करके उनको अच्छा इलाज प्रोवाइड किया जा सके। बिल्कुल सही सर, आपसे जितने भी क्वेश्चंस दिए मैंने अभी तक, आपने सही जवाब दिया। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है सर कि आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 में सत्ता में आई थी। जब 2015 में सत्ता में आई, उस टाइम पर बहुत तेज़ी से दिल्ली के लिए काम किए और सारे काम बहुत तेज़ी से हो रहे थे। फिर दूसरी बार लोगों ने भरोसा किया, प्रेम और स्नेह से जिताया सारे विधायक और श्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन दूसरी बार चुनाव होने के बाद जो काम की रफ्तार है, जो विकास की रफ्तार है, वो धीमी नज़र आ रही है। इसका क्या कारण है सर? सर देखिए, मैंने आपको भी बताया, फरवरी में चुनाव हुआ। काम किस चीज़ से होता है? जनता, आप देखें, एक सबसे बड़ी बात देखें कि जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त दिल्ली का बजट क्या था? मात्र 30,000 करोड़ रुपए। और इन 5 सालों में दिल्ली का बजट क्या आया? 60,000 करोड़ रुपए। यानी कि एकदम से दुगना करके ले गए माननीय अरविंद केजरीवाल जी। ये उनकी सूझबूझ से हो पाया, ये उनकी नेक नियति और ईमानदारी के चलते हो पाया, क्योंकि रिश्वतखोरी बंद हो गई, घूसखोरी बंद हो गई, इंस्पेक्टर राज बंद हो गया। जहां सेल टैक्स पर इंस्पेक्टर राज हुआ करता था कि जगह जगह सेल टैक्स के छापे पड़ा करते थे, सेल टैक्स को लेकर के इंस्पेक्टर पहुंच जाया करते थे किसी भी दुकानदार के पास, किसी भी बिजनेसमैन के पास। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त कहा था कि मैं इसको घटा रहा हूं, आप ईमानदारी करिए, इंस्पेक्टर राज खत्म, कोई आदमी आपके यहाँ नहीं आएगा। आज कोई किसी के यहाँ नहीं जाता और लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपना टैक्स खुद जमा करा देते। इसके चलते ही हम 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ पहुंचे। लेकिन जैसे ही 2020 में सरकार बनी, आप देखें, पहले दिल्ली के दंगे, जस्ट उसके बाद लॉकडाउन। जब लॉकडाउन हुआ तो सरकार के पास पैसा तो टैक्सेस से ही आता है ना, तो टैक्सेस कहाँ से आएंगे जब लॉकडाउन हो गया, पूरा बंद हो गया? तो इसलिए आपको लगा ऐसा कि रफ्तार धीमी है, लेकिन सब कुछ खुलता जा रहा है और पहले से कहीं ऊर्जा के साथ दिल्ली के अंदर आपको काम नजर आएंगे। अभी देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ताबड़तोड़ उद्घाटनों का, कोई दिन ऐसा नहीं है आपको धीमे लगते। मुझे तो लगता है कि पहले से ज्यादा ऊर्जा से अभी भी काम हो रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 तारीख को हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, 24 तारीख को फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, 25 तारीख को वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लगा, उसका उद्घाटन किया। अभी आप देखेंगे कुछ दिनों में एक टनल बन रही है दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी टनल, जानते हैं आप उसके बारे में? इंडिया गेट से लेकर के और ITO प्रगति मैदान के नीचे 6 लेन की टनल बन रही है। वो नीचे से आ रही है और इधर ITO के पास आ जाएगी, ये अपना पुश्ता रोड के पास, यहां आकर के निकलेगी। तो आपका सफर कितना आसान हो जाएगा। तो ये काम, हर दिन एक नया काम सुनने को मिलता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस चीज का उद्घाटन कर दिया, आज इस चीज का कर दिया, और थोड़ा सा ये सब खुल जाने दीजिए, नॉर्मल हो जाने दीजिए। आप हैरत कर जाएंगे कि दिल्ली ऐसी भी हो सकती है। इस दिल्ली को बदलने में और इस दिल्ली को बदल के दिखाने में बस एक ही चेहरा है, वो है अरविंद केजरीवाल जी का, जो एक दिल्ली को वाकई आज इसको बदल के, बहुत रूप बदल चुका है दिल्ली का। लेकिन एक दिन आप दिल्ली को देखेंगे तो आपको खुद लगेगा, जब आप निकलेंगे, आप अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, आप दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मैं क्या फ्लाईओवर पे आया तो मुझे एहसास नहीं हो, क्योंकि मेरे सामने बना है। मैं 5 साल दिल्ली से बाहर चला जाऊं, मैं अचानक दिल्ली में हूं, अरे ये दिल्ली ऐसी हो गई, यहां से ये फ्लाईओवर बन गया, यहां से टनल बन गया, ये हॉस्पिटल कैसा हो गया। तो आदमी को एक लगता है अचानक, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमें एहसास नहीं हो पाता। वरना जितने काम दिल्ली स्टेट के अंदर हो रहे हैं, भारत के किसी स्टेट में इतना काम नहीं हो रहा। यानी कि सर, मैं आशा करता हूं कि जो परेशानियों की वजह से काम धीमी गति से लग रहा था, वो और तेजी से आने वाले वक्त में हो जाएगा। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है वो कि अब जो अनलॉक चल रहा है, जो अनलॉक की
और लॉकडाउन की प्रॉब्लम्स थी वो तो आपने मुझे बता दी कि आपने अपनी विधानसभा के अंदर इतनी सारी चीज़ों की मदद की है। अनलॉक होने के बाद सर स्टडी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाई गई है मनीष सिसोदिया जी के द्वारा। अब जो गरीब बच्चे हैं उन गरीब बच्चों की वजह से जो इंटरनेट है, फ़ोन है उनके पास, वो अवेलेबल नहीं है। जैसे तैसे करके उनके माँ बाप ने फ़ोन्स इंटरनेट को अवेलेबल कराया। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चली है कि बच्चों के पास बोर्ड एग्ज़ाम फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, जो इस टाइम पर 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों से बोर्ड एग्ज़ाम फीस ली जा रही है। तो मुझे ये उम्मीद है कि शायद दिल्ली सरकार गरीब बच्चों की मदद करेगी, या फिर आपकी क्या विचार हैं इसके अंदर? देखिए, हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम की फ़ीस पेरेंट्स ही दिया करते थे, हमेशा से यही होता है। और जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई का ताल्लुक है कि ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री या माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, लोगों की राय जानी, लोगों से पूछा हमें क्या करना चाहिए, क्या बच्चों को स्कूल खोल देने चाहिए? लोगों ने कहा सर अभी नहीं। पेरेंट्स से पूछा, जगह जगह राय ली गई लोगों की, उन्होंने कहा सर अभी नहीं, बच्चों का सवाल है, थोड़ा सा रुक जाए। तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री लोगों के साथ गए। मैंने कहा वो आवाम के साथ जाते हैं हमेशा, वो उनके साथ गए। रही बात बोर्ड की फीस की, हमेशा लोग देते आए थे। पिछले साल माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि हम अपने बच्चों की फीस को खुद भरेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद से, जिन बच्चों ने भर भी दी थी उनको भी वापसी की गई वो फीस। लेकिन चूंकि लॉकडाउन के चलते टैक्सेस नहीं आए, दिल्ली की सरकार के पास भी थोड़ा सा पैसे की किल्लत होने की वजह से ये कहा गया कि भाई आप इसको जमा कर लें, तो वो खुद ही जमा करनी होगी। और अगर कोई ऐसा मामला बना तो ये मैं इसको पूरा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सरकार का मैं एक अदना सा सिपाही हूँ, एक एमएलए हूँ, और ये फैसला तो ऊपर लिए जाते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार पर भी पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, टैक्सेस नहीं आ रहे हैं, पूरी तरह से काम नहीं चल रहे हैं, लोगों के काम नहीं खुले हैं। पैसा तो जब कारोबार चल जाएंगे, पूरी तरह खुल जाएगा, तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, और पैसे से ही सारे काम होते हैं। सरकार भी पैसे से ही, ये अलग बात है कि दिल्ली की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ करती है, लेकिन पैसा तो होना चाहिए। बेहतर रहा सर आपका जवाब। मेरा आपसे अगला सवाल है सर, इस टाइम पर बिल्कुल सही बात है कि कुछ मुख्यमंत्री जी ने राय लेकर स्कूल ना खोलने का फैसला किया क्योंकि जनता ने मना किया है। लेकिन सर कुछ गरीब पेरेंट्स अपने परेशानियों को लेकर बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, बच्चा घर पर है, तो उन्होंने अपनी परेशानी को दूर करने के लिए काम पर डाल दिया है, उनको काम सिखाने के लिए डाल दिया है। तो इसको लेकर हमारी सरकार की या आपकी अपनी विधानसभा को लेकर क्या राय रहेगी? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एजुकेशन फर्स्ट है, एजुकेशन मस्ट है, और राइट टू एजुकेशन जो कानून है उसके तहत हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, एजुकेशन लेने का। तो मुश्किलों से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। मुश्किल, ये आपदा हमारी दिल्ली में नहीं, हमारे देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आई, और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। और जिस तरह से ये महामारी आई थी, अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको वैसे ही ख़त्म करते जा रहे हैं। और अब तो वैक्सीन भी इसकी आने पर है, बहुत जल्द वैक्सीन भी आ जाएगी, तो इससे छुटकारा भी मिलेगा। अल्लाह ने चाहा एक दिन। हमेशा कुछ नहीं रहता, हमेशा तो सिर्फ एक चीज़ रहेगी, वो है अल्लाह का नाम। हमेशा ना अच्छी चीज़ रही ना बुरी, तो ये बीमारी भी एक दिन चली जाएगी। और मैं तमाम पेरेंट्स से यही गुजारिश करना चाहूँगा, आपने इतना मुश्किल दौर गुजार लिया, जो लॉकडाउन का दौर था, महामारी का दौर था, आपने वो गुजार लिया। बस थोड़े दिन का और इंतज़ार कर लीजिए, अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाइए। वही ताकत है इस देश की, इस दिल्ली की, हमारी, वो हमारा भविष्य है। और इस देश के भविष्य के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए और उनको पढ़ा करके कामयाब बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी।
इतने अच्छे तरीके से दिल्ली न्यूज़ के सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विधायक साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे दिल्ली न्यूज़ चैनल के लिए लोगों से एक अपील कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे जो नेतागिरी सीरीज़ है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और इस नेतागिरी सीरीज़ का वो फ़ायदा उठा सकें, हमारे दिल्ली के सारे नेताओं के विचारों को जान सकें। बेशक मेरी दिल्ली के तमाम आवाम से, तमाम लोगों से, दानिश्वरों से अपील है कि आप दिल्ली न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नेतागिरी सीरीज़ है, लोगों के, इन नेताओं के, इन एमएलएज के विचारों को सुन सकें, जान सकें, वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या प्लानिंग्स है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और बेल आइकॉन को भी दबाना होगा, ताकि इनकी आने वाला हर चीज़ आप तक खुद पहुंच जाए। तो मैं इसके साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझसे जो आपने जानना चाहा, टूटा फूटा जैसा भी मैं बता सका, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली चैनल के, दिल्ली न्यूज़ के लिए भी और आप सब सुनने वालों के लिए भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। लाइक और सब्सक्राइब की अपील करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली न्यूज़ की नेतागिरी सीरीज़ का पहला एपिसोड का नाम श्री अब्दुल रहमान को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube या Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल दिल्ली न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नेतागिरी सीरीज़ का हर एक एपिसोड पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली न्यूज़ को देखने के लिए। सर चाय दे दीजिए बस। टाइम क्या हुआ, टाइम बताइए। सर आपके पास